कहाँ बारिश में भीग के आए तुम लोग? ओ आपने मोबाइल होगा वहाँ पे पापा का। चलिए, कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला शुरू करते। देखिए, हम लोग पंथ निरपेक्ष के बारे में बात कर रहे थे। यानी हमारा जो देश है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे देखिए जो मूल समय हमारे यहाँ पे जो धार्मिक विचारधारा है, मूल धार्मिक विचारधारा है, जिसको हम वैदिक कल्चर कहते हैं या वैदिक संस्कृति जिसे कहते हैं, उसमें क्या है, कर्मकांड उतना ज्यादा हावी नहीं था जो आजकल कर्मकांड ज्यादा हावी है। मेनली जो भी धर्म आप लोग देखते हैं या हम लोग देखते हैं, वो स्टार्टिंग में उतना कर्मकांड नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे जब विकसित हो जाता है और उसमें क्या होता है, जब धन दौलत का प्रभाव उसमें ज्यादा होने लगता है और लालची लोगों का उसमें इंटरफेयर होने लगता है, तब उसमें क्या है, कर्मकांड ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए देखिए, आप लोग देखे होंगे आजकल बहुत सारे बाबा लोग का क्या क्या हो रहा है, उसकी घटनाएं बहुत सारे आप लोग को दिखने को मिल रहा है। अभी हथरस में बहुत बड़ा घटना हुआ है। तो क्या है, मेन मूल हमारे जो वेद अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखिए कोई कर्मकांड क्या है, ज्यादा है नहीं। उसमें क्या है, सिंपल स्तुति पाठ के माध्यम से भगवान को क्या है, उसकी पूजा आराधना जो भी है उसको की जाती थी। लेकिन आजकल देखिएगा इतने ज्यादा कर्मकांड आ गया है कि जिसमें क्या है, बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन क्या है लोगों तक पहुंच रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो वेदों में धर्म का जो परिभाषा दी गई है उसका मतलब होता है कर्तव्य को धारण करना, यानी ड्यूटीज जो होता है उसको धारण करना होता है। यानी देखिए, हर व्यक्ति के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, ड्यूटी जुड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को सही से निभाए तो ऐसे कोई कर्म या धर्म की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन क्या है, धर्म को इसलिए बनाया गया कि वो अपने सही रास्ते पर चले। तो और दूसरी बात देखिए, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द पर हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास में बहुत ज्यादा डिबेट चलता है, हिंदुत्व। जैसे कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म है ना कोई धर्म है, वो कोई धर्म ही नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब होता है कल्चर। यानी भारत के जो प्राचीन कल्चर है उसी को हिंदुत्व कहा जाता है। क्योंकि जो हिंदू शब्द है ना वो भारत का शब्द है ही नहीं। आप लोग जानिए, वो भारतीय भाषा का शब्द है ही नहीं। जो हिंदू शब्द है वो है आपके यहाँ पर जो अरबी लोग आए थे, जो फारसी लोग आए थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। अरबी फारसी शब्द से मिला हुआ है आपका हिंदू शब्द, और हिंदू से बना हिंदू। देखिए, जो लोग वहां पे आए थे सिंध वाले क्षेत्र में, अरब आक्रमणकारी, तो अरब आक्रमणकारी उनको सिंधु को उच्चारण नहीं कर पाते तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कह दिया। और हिंदू का मतलब उन्होंने बताया कि वहां के लोगों का जो कल्चर है, जो रहन सहन है, उसी को उन्होंने हिंदू बोल दिया। और फिर उससे क्या होगा, वैदिक धर्म था पहले जिसको सनातनी धर्म कहते हैं, वो अब हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। वास्तव में हिंदू कोई धर्म है नहीं, वो तो बाद में उसको नामकरण कर दिया गया। इसलिए हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व का मतलब होता है रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति, या हमारे सांस्कृतिक जितने भी गतिविधियां होती। देखिए, सांस्कृतिक चीज अलग होता है और जिसको कल्चरल चीज कहते हैं, और धार्मिक चीज अलग होता है। धार्मिक चीज और कल्चरल चीज में अंतर लोगों को करना चाहिए। लोग क्या होता है, धार्मिक चीज और कल्चर जो है उनको एक कर देते हैं, फिर उसमें क्या गोलमाल हो जाता है, फिर लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी क्या है, अंतर करना बहुत ही अलग है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो सरकार है, सरकार ने बोला कि हम कोई धार्मिक सरकार नहीं बनाएंगे। शिमला सभा में जो लोग थे उन्होंने बोला कि हमारा जो देश होगा कोई धार्मिक देश नहीं होगा। यानी धार्मिक देश का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पे सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं वो किसी पार्टिकुलर धर्म को ज्यादा बढ़ावा ना दे। हाँ, जैसे देखिए, आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान क्या है, धर्म के आधार पर वो देश बना, और ज्यादा दिन तक क्या है उसमें कितना ज्यादा परेशानी उसमें उठाना पड़ रहा है। तो जो जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को मुस्लिम देश घोषित किया आजादी के बाद, उनको ही कहना पड़ा कि देश किसी एक धर्म से नहीं चलने वाला है।
यानी जो सरकार है वो किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दे सकता है, उनको सभी धर्मों के लोगों को संरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या है, नागरिक है, हम लोग क्या है, सिटीजन है। देखिए पहले जो प्रजातंत्र था तब धर्म की बात करते तो मानते, आजकल क्या है, सब सिटीजन है, और सिटीजन को क्या है, संविधान ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं, कि लोगों को इतने ज्यादा अधिकार दे रखे हैं, जिसमें क्या है कि धर्म से ज्यादा क्या होता है, संविधान ज्यादा ऊपर हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा बहुत सारे मंदिरों पे महिलाओं को जाने से रोक रहा था, नीचे जाति के लोगों को जाने से, दलितों को जाने से रोक रहा था, तो संविधान में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए, सबके दरवाजे खुल गए। साबरी वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड में भी क्या बहुत सारे मंदिरों में नहीं जाने दिया था, तो सब खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि यहाँ पे संविधान है, सिटीजन है, हम लोग सिटीजन है, नागरिक है, और नागरिक का क्या होता है, अधिकार होता है। नागरिक का क्या होता है, बहुत सारे अधिकार होता है। लेकिन जो प्रजा होता है, जो राजतंत्र में जो प्रजा होती थी ना, प्रजा का कोई अधिकार नहीं था। प्रजा केवल क्या है, खाओ पियो मौज करो वाली कहानी है उनका। लेकिन जो हम सिटीजन है, सिटीजन को बहुत सारे अधिकार क्या है, हमारे संविधान के माध्यम से हमें दी गई है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, उसमें सरकार क्या होता है, सभी धर्मों का क्या होता है, सामान्य समर्थन करेगा, लेकिन सरकार का कोई अपना निजी धर्म नहीं होगा। सरकार का क्या होगा, कोई अपना पर्सनल रिलीजियस नहीं होगा, सभी धर्म को सामान्य संरक्षण करेंगे। जैसे अभी आपको बता कि हमारे यहाँ पे हर धर्म में बहुत सारे सेक्ट है, पंथ है, हिंदुओं में बहुत सारे हैं, जैनिज्म में है, बौद्धिज्म में है, मुस्लिमों में बहुत सारे पंथ हो गए यहाँ पे, सब धर्म में पंथ हो गया है। इसलिए क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पंथ को हम संरक्षण नहीं कर सकते, इसलिए सभी के समान क्या होता है, समर्थन करना जरूरी। तो पंथ निरपेक्ष, यूरोप के पंथ निरपेक्ष और भारत का पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। यानी यूरोप के धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है, चर्च का अधिकार क्या होता है, राज सत्ता पे नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में जो पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा सरकार होगी, हमारा जो राष्ट्र होगा, वो सभी धर्म को समान अधिकार देगा। इसलिए देखिए अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। 25, 26, 27, 28, देखिए 25 में क्या बताया गया है, 25 में ये बताया गया, नहीं आर्टिकल 25 ये बोलता है कि भारत के जो लोग हैं अपने मन से किसी भी धर्म का अनुकरण कर सकता है। 25 में क्या बताया, किसी भी धर्म का अनुकरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, और धर्म के अनुकरण अब जब करेंगे, उससे किसी मानवीय या पशुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जैसे पहले बलि प्रथा होता था, ये वगैरह वगैरह क्या है, ये नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई देते हैं तो उसमें अगर केस करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक्शन लिया जा सकता है। या पहले शिशु बलि दी जाती थी, बच्चों की बलि दी जाती थी, आज भी बहुत जगह पे दिया जाता है, चोरी छिपे होते रहते हैं। तो ये सब क्या है, मानवीय दृष्टिकोण से क्या है, संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको धार्मिक सम्मत हो सकता है, लेकिन वो संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए उसको बैंड कर दिया गया है। इसलिए आजकल कैसे इस तरह का बलि आप देखिए बहुत ही ओपनली नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही चोरी छिपे होते हैं, या प्रशासन के लोगों को समर्थन में लेके इसको किया जाता है। देखिए 26 आर्टिकल 26 ये बोलता है कि जो भी धार्मिक संस्थान है उसका प्रबंधन उस धर्म के लोग द्वारा किया जाएगा। अगर हिंदुओं का कोई मंदिर है तो उसका संरक्षण हिंदू लोग करेंगे, अगर कोई मस्जिद है तो उसका संरक्षण मुस्लिम लोग करेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल 27 जो है वो बोलता है कि धार्मिक संस्थानों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, यानी धार्मिक संस्थानों में जो इनकम होता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसलिए देखिए सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पे क्या होता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है। धार्मिक का जो एक्टिविटीज होता है उसकी बात बोल रहा हूँ, और धार्मिक के अतिरिक्त अगर कोई काम करता है, मेले वगैरह लगाता है, उसमें लगाया जा सकता है। समझिएगा, धार्मिक अलग चीज होता है, मेले वगैरह अलग चीज होता है। मेला लगाना सांस्कृतिक चीज है, वो धार्मिक चीज नहीं है, और जो पूजा पाठ जो होता है वो धार्मिक होती है। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि अगर सरकार अगर किसी संस्थान में अगर वित्त पोषित करता है,
उसमें फाइनेंस से अगर हेल्प कर रहा होगा तो वहां पे किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा या धार्मिक एक्टिविटीज वहां पे नहीं किया जा सकता। अगर मान ले कोई सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। प्राइवेट आप खोल के अपने अपना खोल के आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन सरकार के जो वित्त या फाइनेंस से अगर कोई संस्थान चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती है। ये क्या है, आर्टिकल 28 या 28 के बारे में बात की गई। तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है, जो हर किसी को, भारत के नागरिक को प्राप्त होता है। तो भारत में जो पंथ निरपेक्ष है वो यूरोप से अलग है, क्योंकि यूरोप में क्या है, छोटे छोटे राज्य है और वहां पे एक धर्म है। भारत में धर्म, बहुत सारे धर्म है, तो इसलिए भारत के धर्म की बात अलग है। तो तीसरा है लोकतांत्रिक। अभी आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, कि जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी जो सरकार के जो प्रमुख का चुनाव अगर किया जाता है जनता द्वारा, तो उसे लोकतांत्रिक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए, जो वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। भाई वोट नहीं होगा तो फिर चुनाव में भाग कैसे लेंगे। आप लोग जानते हैं जितने भी लोकतांत्रिक देश है उन सब में क्या है, वोटिंग राइट मिली हुई है। उन सब में क्या मिला है, वोटिंग राइट मिली हुई है। देखिए आप लोग जानते हैं दुनिया में जो न्यूजीलैंड है उसमें सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया है, ये सब पूछ सकता है। और सबसे पहले अगर वोटिंग राइट की अगर बात की जाए तो देखिएगा स्वीडन में दिया गया था। वोटिंग राइट की बात की जाए तो स्वीडन में सबसे पहले दिए गए थे। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड में क्या है, सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। और हमारे देश में समझ लीजिएगा, हमारे देश में जो पहला वोटिंग राइट दिया गया था 1892 में, यानी 1892 में एक एक्ट आया था, उसके माध्यम से कुछ लोगों को दिया गया था। महिलाओं को उस समय नहीं दिया गया था। महिलाओं को दिया गया था जो 1999 में, यानी 1919 में जो एक्ट आया था उसके माध्यम से क्या महिलाओं को दिया गया था। लेकिन आजादी के बाद क्या है, सबको वोटिंग राइट दिया गया। पहले 21 साल से कम वाले को वोटिंग राइट नहीं था। अब क्या है, उसकी एज को 21 से घटा के 18 कर दिया। कब, 1989 हेलो में। सर। हाँ बताइए। सर ये आवाज आवाज जैसी आ रही है सर, अननेसेसरी साउंड आ रहा है सर। अच्छा देखता हूँ, बाहर से कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा ना, उसका आ रहा होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी आ रहा है, अभी तो ठीक है। बाहर में कुछ पता नहीं काम चल रहा होगा, उसका आ रहा है। हाँ सर, अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, मताधिकार होना चाहिए, यानी जो वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए। देखिए भारत में जब पहला वोटिंग राइट दिया गया था उस समय 21 साल से ऊपर वाले लोगों को दिया गया था। बाद में 1986 1989 में उसकी एज को घटा के क्या क्या 18 ईयर कर दिया, 18 साल कर दिया गया। तो पहली तो वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। वोटिंग राइट अगर मिलेगा तभी क्या होगा, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा है चुनाव होना चाहिए। भाई इलेक्शन नहीं होंगे तो वोटिंग राइट देने से क्या होगा, उसका इलेक्शन भी होना चाहिए। तीसरी बात है कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यानी कानून सर्वोच्च होना चाहिए। देखिए हमारे देश में कानून और सर्वोच्च है। 10 मिनट के आप चाहे कितने भी अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए क्या है, कानून बराबर है। अगर कोई हत्या करता है तो सबको एक ही धारा में क्या होगा, उन पे केस की जाएगी। तो क्या होगा, सही कानून सर, तो सबके पढ़ाते लिए पढ़ाते रहेंगे। बराबर होगा। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो क्या है, पूरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार के अंडर काम नहीं करती है। अगर सरकार के अंदर काम करेंगे तो देखिए एक ही सरकार के हाथ में सब कुछ पावर हो जाएगा, फिर क्या देश में सरकार जो चाहेगी वही हो जाएगी। इसलिए क्या है, जो न्यायपालिका है यानी जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिएगा लोग क्या है, हमारे देश में संविधान का जो संरक्षक संरक्षक जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अगर कोई भी सरकार भी अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उससे सरकार भी डरती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जुडिशरी इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है वहां पे बहुत जरूरी है।
ठीक है, राजतंत्र में ये सब इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ पे राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शब्द ही कानून होता है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं होता है। दूसरी बात क्या होता है कि भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेटी का अंतर होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे, आप लोगों ने अगर पढ़े हो तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 15 है, यानी अनुच्छेद 15 है, जिसमें धर्म, जाति, जेंडर, भाषा, उसके बाद रेस, उसके बाद जन्म स्थान, इसके आधार पर क्या है, डिस्क्रिमिनेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी भेदभाव पर अंतर, यानी उसमें जो भेदभाव की जाती है उसको खत्म करना। पहले बहुत होता था, महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। उसके बाद कोई गांव के है तो उनको गवार बोल देते थे। अरे भाई, सभी लोग, सभी के पूर्वज गांव से ही तो शहर में आया, शहर से कोई गांव नहीं गया होगा ना, गांव से शहर में आया, तो भाई आपके पूर्वज भी तो कभी गवार रहे होंगे। तो ये बात उनको समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, विवाद शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या, जाति, हमारे यहाँ इतना ज्यादा कास्ट है, उसमें क्या था, भेदभाव हो जाता है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जेंडर, स्त्री पुरुष का जो अंतर यहाँ पे दिखाई देता है, जो बहुत चलता रहता है। आज भी दहेज प्रथा के नाम पर कितना ज्यादा केसेस होता है, वो चलता रहता है। उसके बाद जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको मार दिया जाता है, उसको भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो ये सारे केस चलते रहते हैं। उसके बाद क्या, धर्म के आधार पर भेदभाव की जाती है। उसके बाद नस्ल के आधार पर की जाती है। जैसे आपको मालूम होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो हमसे थोड़ा सा अलग होते हैं देखने में, तो बहुत से लोग उसको क्या है, अलग अलग कमेंट कर दी जाती है। या बाहर के जो और भी जो जाति के होते हैं, उनके जो शारीरिक संगठन होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, भारत के आम लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें भी क्या भेदभाव की जाती है, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके शरीर में एक ही तरह के ब्लड ज्यादा है, इसमें एक एक जैसे हड्डी है, एक जैसे सेल है, सब कुछ एक जैसे है, तो फिर अंतर की बात है। सबके शरीर में हर मिनट में लाखों करोड़ों सेल का डेथ हो रहा है, नए बन रहे हैं, तो सबके शरीर में बन रहे हैं ना, तो फिर अंतर किस बात का है भाई। अंतर करना चाहिए तो प्रतियोगिता के आधार पर अंतर होना चाहिए ना, किसी को शरीर और रहन सहन के आधार पर कैसे अंतर होना, तो वो अलग बात है। तो ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। इसलिए देखिए, लोकतंत्र में का मतलब होता है मौलिक अधिकार, यानी जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे फंडामेंटल राइट उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड होना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट ऐड नहीं होगा तो वहां पे लोकतंत्र कोई मतलब नहीं है। अगर भारत सरकार क्या है, जब भी चाहे किसी व्यक्ति को कभी भी जेल में डाल दे, तो वो ये लोकतंत्र नहीं, कोई ना कहा जाएगा। जैसे अभी देखिए, कभी कभी अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो ये बहुत सारे शब्द आप लोगों को सुनने को मिलता है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक, आपको बताया था। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हमारे हेड ऑफ द नेशन होता है, क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, उनका जो इलेक्शन होता है या उनका जो चुनाव होता है, वो क्या होता है, आम जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी सांसद, विधायक वगैरह, उनको की जाती है। तो उसमें क्या है, गणराज्य होना चाहिए, यानी जो वंशवाद है उस वंशवाद को खत्म किया गया, जिसको आप कहते हैं हेरिटेज, जिसे कहते हैं वंशवाद, एक के बाद उसकी पीढ़ी। जैसे आपने टिहरी रियासत में देखे होंगे बहुत सारे वंशवाद हैं, या गढ़वाल रियासत या कुमाऊं में देखे होंगे, तो ऐसे वंशवाद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना काबिल होगा उन्हीं को वैसा पद मिलना चाहिए, उन्हीं को वैसा काम मिलना चाहिए। गणतंत्र का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसको वैसा काम मिलना चाहिए। ये नहीं होगा कि राजा का पुत्र राजा होगा और किसान का पुत्र किसान होगा। ये बात गणतंत्र में सही नहीं मानी जाती है। इसमें क्या होगा कि योग्यता के आधार पर आप किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर क्या होता है, आप किसी भी पद को धारण करते हैं, उसमें आपके जाति, धर्म, लिंग और वगैरह वगैरह, इसमें क्या है, कोई इंटरफेयर ना होना चाहिए। इसे कहते हैं गणतंत्र। और गणतंत्र में क्या है, वंशवाद को समाप्त कर दिया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए भारत में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। तो भारत कैसा है, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत कैसा है, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत। भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति। देखिए गणराज्य का मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधानमंत्री का चुनाव।
तो यहाँ पे दोनों का चुनाव होता है। तो भारत कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? भारत कैसा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत, समझिए। तो भारत कैसा देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसको भी समझिए। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों को बहुत सारे अधिकार मिलना। और दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र कौन सा है, दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन सा, ब्रिटेन है। और भारत क्या है, और दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा है, अमेरिका। और दूसरी बात, भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, लोकतांत्रिक देश भारत, उसको भी याद रखो। लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहला लोकतंत्र ब्रिटेन, पहला गणतंत्र अमेरिका। इसलिए आप लोग देखते हैं, जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराते हैं। आप लोग देखे होंगे, सब देखे होंगे। तो 26 जनवरी को क्या होता है, गणतांत्रिक दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आप लोग सब मनाते हैं। उसी दिन क्या होता है, राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराता है। झंडे का इंडिया गेट में नहीं फहराता, देखिए इंडिया गेट में कोई झंडा नहीं फहराए जाते हैं, पहली बात ध्यान रखना। इंडिया गेट के सामने से जो राजपथ है, आजकल राजपथ का नया नाम रख दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया गया। तो पहले राजपथ क्या रखे, आज उनका नाम क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि भारत की जो सामरिक शक्ति है, सामरिक मतलब जो रक्षा संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं, उसको प्रदर्शन किया जाता है। उसको इंडिया गेट के सामने क्या होता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें झांकियां वगैरह निकला जाता है, आप लोग देखेंगे। लेकिन क्या होता है, झंडा कहाँ फहराया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में फहराया जाता है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री से मतलब होता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले में झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं, लाल किले में फहराते हैं। और उसी दिन क्या है, उसी दिन भारत को क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे कब मनाता है, देखिए रिपब्लिक डे भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाता है, ये 26 जनवरी को मनाते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 15 अगस्त को। 15 अगस्त जब कौन झंडा फहराता है, प्रधानमंत्री। और इस दिन कौन करते हैं, इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में। और ये कहाँ पे झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, ये लाल किले में फहराते हैं, रेड फोर्ट में उसको फहराया जाता है। ये दोनों चीज अलग अलग देखिएगा, कि कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गणतंत्र में क्या होता है, और जो इंडिया गेट के सामने जो कर्तव्य पथ है, वहां पे कोई झंडा नहीं फहराया जाता है। वहां पे केवल जो हमारी सामरिक शक्ति होता है, उसको प्रदर्शन किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा डिफेंस संबंधित चीज होता है, उसका प्रदर्शन। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जहां पे आप लोग को समझ में नहीं आया है, तो आप लोग उसको क्या है, पूछ सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को क्या क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर गणतंत्र के बाद आता है हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता, कि हमारे यहाँ नागरिकों को क्या क्या स्वतंत्रता मिली है, फ्रीडम, क्या क्या फ्रीडम हम लोगों को मिली हुई है। देखिएगा, जो हमारे यहाँ के नागरिक है, उनको फ्रीडम मिली है। और देखिए हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 से लेके 92 में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 से लेके 22 में क्या है, फ्रीडम के बारे में बात की गई। 19 में देखिएगा, आप लोग अगर संविधान थोड़ा सा देख लीजिएगा, 19 में जो बात की गई है, देखिए क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति को आनी चाहिए, उसको समझ में होना चाहिए कि वो उसको जाने, पढ़े लिखे व्यक्ति को जो जानना चाहिए। आर्टिकल देखिए 19 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, 6 प्रकार के क्या है, फ्रीडम के बारे में बात की गई है।
उसमें नंबर 1 है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब अपना बात को दूसरे के सामने रख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉस है, कोई भी व्यक्ति है, बड़े आदमी है, बड़े पद पे है, वही केवल बोलते चले जाए और जो सामने वाला केवल बैठे रहे, उनकी बात को माना ही नहीं जाए, तो उनकी राय को भी मानना चाहिए। इसलिए क्या है, जो माउथ एक है और कान दो दे रखे हैं, सुनिए ज्यादा बोलिए कम, सबको बोलने के मौका मिले। दूसरी बात क्या है कि भारत में क्या है, कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए कि उसमें हिंसा या हथियार युक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप शांतिपूर्ण रूप से कोई भी विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और क्या होता है अपने अनुसार क्या कोई भी संगठन बना सकते हैं, जैसे महिला संगठन, छात्र संगठन या कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ बना सकते हैं, कोई कुछ बना सकता है, लेकिन क्या होता है वो हिंसक नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या होता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक चीज को छोड़ के, जहाँ पे डिफेंस से संबंधित चीज है उसको छोड़ के आप कहीं भी घूम सकते हैं। और छठा है कि आप अपने मन से कोई भी व्यवसाय यानी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था कि जाति के हिसाब से बिजनेस डिफाइन था, जो ब्राह्मण होते थे वही क्या था, पढ़ाई लिखाई के काम करते थे। आज ब्राह्मण वाले भी जूते का दुकान लगा रखे हैं, और जो दलित लोग हैं वो भी टीचर बन गए हैं, तो इसमें क्या काम करते, कोई भी काम कुछ भी कर सकते। फिर आर्टिकल 20 में देखिए क्या बताया गया कि ये आर्टिकल 20 में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, मान लो कोई व्यक्ति अपराध कर लिया, उस पर अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट में भी उनको कुछ सुविधाएं मिलती है कि जब व्यक्ति जिस समय अरेस्ट होता है उस समय जो कानून प्रचलन में है हमारे संविधान में, उसी के अनुसार उनका सजा दिया जाए। ये नहीं कि उसके बाद में कोई कानून बना के फिर उसको ज्यादा सजा दे दिया या कम सजा दे दिया, ऐसे नहीं हो सकता। जो कानून वर्तमान में है और वर्तमान में उन्होंने जो अपराध किया उसी के अनुसार उनको सजा मिलेगा, ना तो बाद में बने हुए कानून के अनुसार उनको सजा नहीं दिलाया जा सकता। और दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट की जाती है तो 24 घंटे के अंदर उसको नजदीक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और उनको क्या होता है अपने मन पसंद किसी भी विधि, जो लॉ ऑफिसर होता है या लॉ जानकार होता है, उनसे सलाह लेने की अधिकार उनको मिलेगी। ये बात हमने की गई है। अनुच्छेद 21 में बताया गया कि जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार कि हम कैसे जिए, जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ की बात की गई है अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में की गई है। और इसी में देखिए 2017 में एक चीज और जोड़ दिया गया जिसको कहते हैं निजता का अधिकार कहते हैं, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। हम क्या खाए, क्या पहने, कहाँ जाए, किसके साथ रहे, क्या करे, ये क्या है हमारी निजी चीज है, हम इसमें क्या था कोई सोसाइटी के कोई व्यक्ति या सरकार के कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, समझिएगा। तो ये निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी बात की गई है। और आर्टिकल इसी में देगा, आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किया गया था, जो कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया था, उसको कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया है। और कितने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ये आप लोग इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन के माध्यम से उसको जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या बताएगा कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है निःशुल्क या फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, निःशुल्क या फ्री एजुकेशन की बात की गई। और इसके आधार पर आरटीआई लाया गया था, आरटीई, आरटीआई कह रहा हूं, सॉरी, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लाया गया है। अब लोग जानते हैं इसी के आधार पर क्या है, जो शिक्षा का अधिनियम जो लाया गया है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, उसमें आप लोग जानते हैं कि जो 25% जो बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में, उसमें क्या होता है समाज के गरीब लोगों को भी शिक्षा देने की बात की गई। उनको क्या है एजुकेशन जो फीस होता है उसको माफ कर दिया गया, केवल
जो स्कूल में जो स्कूल के अपने जो निजी गतिविधियां होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट करे तो वो पैसा देना पड़ेगा, अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे तो वैसे पैसा नहीं लिया जाता। आप मान लेते कोई 26 जनवरी की कार्यक्रम है, कोई बच्चा गरीब है, वो अगर बोले मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो स्कूल वाले को अधिकार नहीं है कि उस बच्चे से जबरन उसके लिए फीस ले जाए। तो ये सारी चीज क्या आरटीई में बताया गया है। 25% जो गरीब तबके के लोग होते हैं या समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको निजी स्कूल में क्या है एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं निजी स्कूल वाले भी चालाक है, वो अपने आसपास के लोगों को क्या होता है रख लेते हैं, वो सब इसमें हो जाते हैं, तो इसको ध्यान नहीं रहा। तो इसमें क्या है स्वतंत्रता की बात की गई जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है और 2002 में जोड़ा गया था 86 में इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। कैसे शिक्षा, फ्री एजुकेशन की बात की गई है, उनमें उनको कोई भी पैसा ना देना पड़े। अब लास्ट है न्याय, जस्टिस। देखिए हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए सबसे बड़ा होता है सोशल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्थिक। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि आरक्षण क्यों दिया गया है। आरक्षण बहुत, जो सवर्ण लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आरक्षण बहुत गलत चीज है, और जो जिनको दिया गया वो लोग सोचते हैं कि आरक्षण से क्या होता है नौकरी मिलता है तो पैसा मिलेगा, उससे बढ़िया खाएंगे पिएंगे। लेकिन हमारे जो संविधान के सभा के जो लोग थे ना, तो आरक्षण किस उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया था। आरक्षण का उद्देश्य कुछ अलग था और लोगों ने उस आरक्षण का उद्देश्य कुछ अलग समझ लिया। आरक्षण का मेन था, इसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। या एफर्मेटिव क्या होता है, या सकारात्मक सहयोग कहा जाता है इसको। हमारे यहाँ पे जो आरक्षण की बात की गई, हमारे यहाँ पे जो आरक्षण है उसमें बोला गया कि जो शैक्षणिक रूप से और जो सामाजिक रूप से कमजोर है उन्हें आरक्षण दिया जाए। यानी कैसे होना चाहिए, सोशल बैकवर्ड जो है और जो एजुकेशन बैकवर्ड है उन क्लासों को क्या है दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उनको सालों साल क्या है शिक्षा से वंचित किया गया और समाज के मुख्य धारा में उनको आने से रोका गया था। जो दलित वर्ग है, देखिए हमारे यहाँ पे आदिवासी वर्ग का थोड़ा सा शोषण कम हुआ क्योंकि वो लोग जंगल से कभी बाहर निकले नहीं, इसलिए उनका शोषण उतना नहीं हुआ। लेकिन जो दलित वर्ग है उनका शोषण इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि क्या होता है वो सवर्ण और क्या होता है कि नीचे के तबके में आता था, इसलिए उसका शोषण ज्यादा हुआ। तो ऐसे लोगों को जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए थे और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए थे, जो भी कारण रहे हो, अब उस कारण में हम नहीं जाते हैं, बहुत सारे कारण रहे होंगे, इसलिए उनको क्या है समाज में एक सम्मानित पर्सन के रूप में उनको देखा जाए, तभी तो उसको सामाजिक न्याय मिलेगा। भाई पैसा अगर एक व्यक्ति को करोड़ रुपए दे देते हम लोग और उसको रोज गाली दे तो करोड़ रुपए लेके क्या करेगा, तो जब उस समाज में उसका सम्मान ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखिए हमारे यहाँ पे आरक्षण में आर्थिक चीजों को बारे में कभी बात ही नहीं की गई, हमारे यहाँ पे सामाजिक और शैक्षिक चीजों की बात की गई कि तो समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो, इसलिए उसमें सामाजिक न्याय की बात की गई। राजनीतिक न्याय क्या था, आप लोग देखे होंगे कि पहले क्या होता है संस्थानों पे या जगहों पे एक विशेष वर्ग के लोग क्या होते थे या जाति के लोग क्या होता बैठे रहते थे, दूसरे लोग आते तो उनको बैठने नहीं देते या उनको सिलेक्शन रोकते थे। तो उसी में क्या होता है राजनीतिक न्याय कर दिया कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहले महिलाओं को या पहले जिनके पास पैसा हो तो उनको वोट देने का अधिकार था। अब क्या है, जिसके पास पैसा हो चाहे ना हो सबको वोट देने का अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार दे दिया गया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो मजदूर हो। आर्थिक न्याय की बात की गई, देखिए आर्थिक न्याय की बात इसलिए की गई है कि जैसे आपको अभी बताना कि अगर दो व्यक्ति एक जैसा काम करे तो दोनों को अगर अलग अलग वेतन मिलेगा तो कहां से आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति दो व्यक्ति एक जैसा काम करे तो सबको क्या होना चाहिए, एक जैसा वेतन या एक जैसा क्या होता है आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। तो ध्यान देगा हमारे यहाँ पे जो सामाजिक न्याय सबसे बड़ा है,
और सामाजिक न्याय अगर जैसे जैसे होते जाएगा समाज में, तो वो क्या होगा, ज्यादा परफेक्ट होगा। लेकिन आर्थिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक नहीं होगा तो सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए, बहुत समय तक बनाए रखने के लिए आर्थिक चीज होना बहुत जरूरी है। आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति तब तक बने रहेंगे जब तक आपके पीछे क्या है, आर्थिक गतिविधि भी अच्छा हो, पैसा हो आपके पास, धन दौलत हो, तभी क्या होगा। नहीं तो गरीब हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे, चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे वो ब्राह्मण में हो, वैश्य में हो, चाहे क्षत्रियो में, जो गरीब होता है उनका कोई उतना ज्यादा इज्जत नहीं होता है, उन अपने ही समाज में। या किसी धर्म में भी देख लीजिएगा, हिंदू धर्म में हिंदू लोग अमीर हैं, उनका अलग वर्ग है, और जो हिंदुओं में जो गरीब है भाई उसको कोई पूछता ही नहीं है। वही मुसलमानों में है, वही सिखों में है, वही सब में है भाई। अपने भाई जब धर्म के लिए आप लड़ रहे हैं, तो आपके जो गरीब भाई भाई रह गए, भाई बंधु रह गए, तो उसको भी आगे बढ़ाइए ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि सामाजिक न्याय को और राजनीतिक न्याय को बनाए रखने के लिए आर्थिक जो न्याय है वो उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि बिना आर्थिक के दुनिया में कुछ नहीं होता है। बाकी सब बोलने के लिए तो बढ़िया अच्छे अच्छे भाषणबाजी हो जाता है, लेकिन आर्थिक क्या है तो उसको सपोर्ट मिलता है, तो आर्थिक से आगे बढ़ने का काम इसमें होता है। तो ये तीन प्रकार के क्या होता है, न्याय होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति को क्या होता है, समाज में एक सम्मानजनक पद या सम्मानजनक जो जीवन जीने का अधिकार है उसको क्या होता है, मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज और जानिएगा प्रेम्बल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ पे संविधान में देखिए क्या बताया गया, हमारे यहाँ पे सामाजिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो की गई है प्रियम्बल में, ध्यान देगा, प्रियम्बल में की गई। इसके साथ साथ देखिए क्या क्या किया गया कि हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय है और 4-5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की है, 5 प्रकार की। देखिए देख रहे हैं आपको, ये विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने हैं, 5 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और न्याय कितनी बार की बात बताई गई, 3 प्रकार के न्याय, सॉरी 3 प्रकार के न्याय है। और स्वतंत्रता कितनी प्रकार के हैं, 5 प्रकार के स्वतंत्रता। कैसे, विचार, आप अपने विचारों को कहीं भी रख सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। विश्वास, आप किस पर विश्वास करते हैं, धर्म पर, पंथ, जो भी विश्वास करते हैं, नास्तिक पर भी विश्वास करेंगे तब भी चल जाएगा। धर्म और उपासना, उपासना जो भी चीज को मानते हैं। और किस 2 चीजों की समानता की बात की गई है। समानता कितने चीजों के बारे में बात की गई, 2। एक है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। देखिए हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 16 है उसमें अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, यानी सबको हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एलटी का फॉर्म आया है, जो भी बीएड और टेट किए हुए व्यक्ति है उत्तराखंड के, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसी को मना नहीं कहेंगे भाई ये जाति के हो, वो जाति को आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसे कोई नहीं कह सकता है। तो क्या होगा, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ठीक है, और स्वतंत्रता मिल रही है। ध्यान देगा। दूसरी बात होता है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। गरिमा बहुत बड़ी शब्द होता है, ध्यान देगा। व्यक्ति की गरिमा मतलब उसको किसी तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। गरिमा का मतलब बहुत बड़ी बात होती है समाज में। किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, उनके साथ गलत शब्द 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 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सारे बात क्या होता है, व्यक्ति की गरिमा के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद राष्ट्र की एकता की बात की गई है कि राष्ट्र में एकता होनी चाहिए। इसकी बात, अखंडता जानते हैं, अखंडता जोड़े गए तो अखंडता की बात की गई है। भारत क्या यूनिटी है, यूनिटी की बात की गई। और उसके बाद बंधुता की बात की गई। बंधु का मतलब फ्रेंडशिप या आपस में मिलजुल कर रहने की बात की गई। तो ये सारे चीज क्या है हमारे संविधान में बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता 5 है, 3 प्रकार के न्याय है, 2 प्रकार के समानता है। इसकी बात हमारे संविधान में की गई है। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, पस्ता बनाने की गई है, इस पर